जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का तीसरा क्लास है ये। इससे पहले 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं। वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 25 से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। पिछले 2 क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 24 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। बढ़िया सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरे क्लास को आराम से बैठ कर करिएगा, है ना। स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर आपको धीरे लग रहा होगा तो, ठीक है। देखिए पहला सवाल, और एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर का है। आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है। सीधे सीधे आपको हाइट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे एक इक्विलेटर क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। इसमें ये बोला है कि जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर का है। आधार मतलब बेस, तो बेस ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब बोला है कि इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। तो बराबर भुजाएं ये दोनों होंगी, है ना। तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है और इसको तो बोला नहीं है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि बराबर है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि आधार से सामने वाले शीर्ष की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये चाहिए हमको। ये अगर ए है तो ए से पी तक हमको चाहिए, ए पी की लंबाई चाहिए, यानी सीधे सीधे हाइट चाहिए हमको, है ना। तो अब यहाँ पर ये हाइट हो जाएगा। एक बात बताइए कि जब भी इस पर एक लंब डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा, इसको 90 डिग्री बनाते हुए आधे आधे में डिवाइड कर देगा। जो बेस है इसको आधे आधे में काट देता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो यानी समबाहु त्रिभुज हो, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, तब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा आधा आधा में बट गया। मतलब ये टोटल अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। अब तो सीधे सीधे पता चल गया ना कि भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ट्रिपलेट लगता है। देखिए ये 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो इसका मतलब पक्का कि ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। आप चाहे तो पाइथागोरस लगा के इसको निकाल भी सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये जो हाइट है यानी जो आपको सवाल में पूछा गया था वो 3 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छे से समझा दिया है हमने, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल था ये, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, है ना। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये और इसमें कॉन्सेप्ट भी तगड़ा लगने वाला है। क्या बोला गया है इसमें, 2 समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंब का मतलब हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। 2 त्रिभुजों के शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बढ़िया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज हैं, है ना। तो 2 समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लीजिए कि एक त्रिभुज का नाम ए है और दूसरे त्रिभुज का नाम बी है यहाँ पर, है ना। इसका जो शीर्ष लंब है यानी H1, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, बोला है ना 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। और इसकी जो हाइट है, इस वाले त्रिभुज की जो हाइट है H2, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं बड़े गौर से समझिएगा इसको, है ना। तो बड़े आसानी से ये सवाल बन जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चूंकि ये समरूप त्रिभुज हैं, है ना, समरूप त्रिभुज हैं, तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो इसका मतलब शीर्ष लंब भी अनुपातिक होंगे, है ना, समानुपातिक होंगे, यानी समान अनुपात में होंगे। तो यहाँ पर इनके शीर्ष लंबों का जो स्क्वायर होगा, शीर्ष लंब के स्क्वायर का जो रेशियो होगा, वही रेशियो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो होगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे जो H1 का स्क्वायर है, H1 का स्क्वायर है डिवाइड बाई, चूँकि अनुपात ले रहे हैं, डिवाइड बाई H2 का जो स्क्वायर होगा, H2 का स्क्वायर वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी,
ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए h1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 16, है ना, ये हो गया 16 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर h2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो छोटा त्रिभुज है, आपको बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है यानी बी का दिया है ना, क्योंकि भाई जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो बड़ा त्रिभुज होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा त्रिभुज, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हमको निकालना है। तो 36 से 36 कट जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज का जो आधार है यानी बेस, त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के आधार का 5/6 भाग है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पे हाइट का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों का एरिया बराबर है। बोला ना, त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, तो त्रिभुज का जो एरिया है और इसका एरिया बराबर बोला गया है, लेकिन आधार में डिफरेंस है। अगर इसका बेस हम लोग b मानते हैं, मान लीजिए कि b है, तो इसका बेस अगर b मानते हैं और हाइट हम लोग यहाँ पे h2 मान लेते हैं इसको, है ना, h2 मान लेते हैं और इसकी हाइट को h1 मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि हाइट बराबर होगा, है ना। तो कह रहा है कि इसका जो बेस होगा, जो भी बेस होगा उसका 5/6 भाग कहाँ होगा, त्रिभुज का बेस हो जाएगा। बोला है ना, त्रिभुज का जो आधार है वो चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है, यानी कि इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 5/6 ऑफ बी, यानी इसका 5/6 भाग हो जाएगा। तो इसका बेस ये है। अब क्या बोला कि दोनों का एरिया बराबर है। अब एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया लिख लीजिए और समांतर चतुर्भुज का एरिया लिख लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस का मतलब अब इसका बेस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब 5/6 इंटू बी होगा, है ना। तो 5/6 इंटू बी, ये हो गया त्रिभुज का बेस, है ना। और इंटू हाइट, हाइट मतलब h1, ये हो गया h1। ये किसके बराबर है, इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो बेस मतलब b और इंटू हाइट यानी h2, ठीक है। अब यहाँ से काटा पीटी करके सब कुछ निकाल लीजिए, ये कट जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, तो h1 डिवाइड बाई h2 निकाल लीजिए, h1 डिवाइड बाई h2 यानी रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए h2 को हमने इधर ले आया, ये 6 दूना 12 ऊपर चला जाएगा उस साइड, तो हो गया 12 डिवाइड में ये 5 एकम 5 नीचे आ जाएगा, तो 12/5 आपका सही जवाब होगा। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1/h2 12/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक करते चलिए अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल है। किसी त्रिभुज का जो आधार है उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं। अब चित्र बार बार कौन बनाया है ना, तो ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो देखिए क्या बोला कि इसका जो भी बेस होगा, इसका जो भी बेस होगा इसके बेस का आधा ट्रायंगल का बेस होगा। बोला ना, त्रिभुज का जो आधार है सेम उसी टाइप का सवाल है और वही चीज़ हमको यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके समान क्षेत्रफल है वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, मतलब इसका आधा है यहाँ पर, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, b/2। इसकी हाइट h1 ले लेते हैं, सेम वही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर कर सकते हैं। इसका हाइट h2 ले लेते हैं। अब एरिया बराबर करना है आपको, तो एरिया बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस, बेस तो आपका b/2 है यहाँ पर, है ना, इंटू हाइट यानी h1, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। ऐसे इसका एरिया देख लीजिए, तो इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट यानी h2, h1/h2 निकाल लीजिए, b से b आपका ख़त्म हो गया, यानी h1 डिवाइड बाई h2 आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 4/1, 4/1 यानी 4/1। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना कैसे किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का सवाल था ये, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में अगर आप सही डायग्राम बना लिए तो आपका आराम से ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें 4 साइड दिए गए हैं। जब तक आप सही डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये सवाल बनना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्या बोला? एक चतुर्भुज है ABC, AB 17 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, CD 9 सेंटीमीटर है और AD 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? तो देखिएगा, पहले तो हम इसका डायग्राम समझाते हैं आपको। पहले AB बनाइए, ठीक है ना? तो AB हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। AB कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम लोग। तो ये हो गया A से B तक, है ना? AB हो गया हमारा कितने सेंटीमीटर का? A और B। तो AB हो गया हमारा दोस्तों 17 सेंटीमीटर का। क्या बोला फिर? BC हमारा 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना? BC कितने का है? 8 सेंटीमीटर का है। तो BC कुछ ऐसे बनाइए, इस टाइप से, है ना? इस टाइप से ये हमारा BC हो गया, B से C तक, है ना? B से C तक ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि CD 9 सेंटीमीटर का है ना? CD कितने का है? 9 सेंटीमीटर का है। अच्छा, अब AD जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो हमको 9 और 12 को ध्यान में रख के बनाना है। ये हमारा 17 है, तो इधर कुछ 12 के आसपास आना चाहिए, है ना? 12 के आसपास आना चाहिए। तो कैसे बनेगा? अगर ये 8 है हमारा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे बना दें कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ये तो ये CD हो गया, है ना? ये CD हो जाएगा, तो ये हो गया CD हमारा, और ये हमारा 9 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा, सॉरी 12 सेंटीमीटर के। CD आपका 9 सेंटीमीटर है ना, तो ये 9 है और ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है? तो कुछ डायग्राम हमारा इस टाइप से बना है, लेकिन अब आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये देखिए कि क्या यहाँ पे कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहीं पे बनेगा? अगर हम गौर से देखें तो ये 9 है, ये 12 है, और A से C तक अगर हम लोग मिला दें, A से अगर C तक हम अगर मिला दें तो क्या बनेगा? कुछ सोचिए, आप सोचेंगे तभी काम बनेगा, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त है। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 पाइथागोरस लगा रहे हैं, प्लस 9 का स्क्वायर 81। अगर हम लोग इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, तो 2 2 और 5, ये 225 आया है। ये भी एक स्क्वायर नंबर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है ना। तो ये तो एक ट्रिपलेट हो गया, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि ये 9 है, ये 12 है, तो इसका मतलब ये कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन गया, तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो 9 12 और 15। अब थोड़ा और गौर करिए, क्या इस 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर मिल पाएगा? करते हैं। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 हो जाता है। यहाँ पे कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 8 9 289, और 289 17 का स्क्वायर होता है कि नहीं? मतलब इसका स्क्वायर मिल गया। तो अब की बार ये कर्ण बन गया आपका, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं? तो अब आपके पास यहाँ पर दोस्तों 2 ट्रायंगल बन चुके हैं। उन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? इस तरीके से करना था आपको। तो देखिएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल का लीजिए, कितना होगा? 1/2 है ना? यहाँ पे 1/2। बेस क्या होगा? अगर हम इस साइड से लेके देखें तो ये आपका बेस बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के साथ बेस बनता है। तो बेस आपका 9 हो जाएगा, और बेस अगर 9 है तो ये वाला हाइट होगा, यानी AD आपका हाइट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, है ना? तो AD मतलब 12, ये आपका हाइट हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया लिख लिए हैं, प्लस इस वाले ट्रायंगल के एरिया और ऐड कर दीजिए, है ना? तो इसके लिए बताइए 1/2। अब इसके लिए बेस क्या ले लें? 8 ले लेते हैं। इधर से देखते हैं हम लोग, तो बेस आपका 8 हो जाएगा इनटू, अब इसके लिए हाइट क्या होगा? तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर AC बन रहा है ना, तो A से लेकर C तक ये आपका हो गया, यानी 15 हो गया। बस इसको ऐड करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, ये हो जाएगा 6, है ना? तो 9 छक्के 54 हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 15 चौके 60, 54 और 60 यानी कि 9 5 14 114 आ जाएगा। ठीक है, 114 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इस सवाल को करना था। एकदम ज़बरदस्त धांसू सवाल था। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अच्छा, इसको देखिए, कह रहा है कि यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर 3 और 1 है, उसका परिमाप यानी चारों तरफ की लंबाई जो है वो 40 मीटर है, तो 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत कितनी होगी। बढ़िया सवाल है ना। एक बरामदा है, अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अलग अलग दिया है तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, है ना, यानी आयत बन रहा होगा। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, चूंकि रेशियो 3 और 1 दिया है तो हो जाएगा 3x और 1x, है ना। ये लंबाई ये चौड़ाई। अब इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई मतलब 3x प्लस चौड़ाई यानी कि x। यही परिमाप आपको 40 के बराबर दे रखा है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 4 में x में 2 का गुणा करेंगे 8x हो गया। तो 8x की वैल्यू यहाँ पर 40 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5। x की वैल्यू 5 आ चुकी है। आपको क्या बोला है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर की दर से अगर बरामदे की टाइल्स लगाने की लागत हमको निकालनी है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में टाइल लगाने की कीमत जो है वो 24 रुपये है, तो टोटल बरामदे में टाइल लगाने की कीमत कितनी होगी, लागत कितना आएगा, है ना। देखिए, तो एरिया पहले निकालिए, कितना आएगा, एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एरिया कितना होगा बताइए। एरिया यहाँ पर हो जाएगा, लंबाई कितना है 3x इंटू चौड़ाई है x, मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। x की वैल्यू रखिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तियाँ ये हो जाएगा 75, मतलब टोटल यहाँ पर 75 मीटर स्क्वायर है। एरिया जो है टोटल बरामदे का 75 मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाने का 24 रुपये लगता है, तो 75 मीटर स्क्वायर में लगाने का कितना लगेगा, 75 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 75 चौके हो जाएगा 300, 300 को हो गया 0, बचा 30, और 75 दूना 150, 150 और 30 हो जाएगा 180, 180 मतलब 1800 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। टोटल कॉस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी है सिंपल सा सवाल, बन जाएगा आराम से। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है आपके पास और एक ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के एरिया जोड़ देंगे तो हमारे पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा। पहले रेक्टेंगल का देखते हैं। तो रेक्टेंगल की लंबाई 19 है, चौड़ाई यहाँ पर 6 है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 9, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, सॉरी 19 इंटू 6, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई रेक्टेंगल का एरिया। प्लस अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट। अब लेकिन बेस आपको नहीं पता है ना। देखिएगा यहाँ पे बताइए, बेस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 19 है, जिसमें से ये और सिर्फ आपको 12 दिया है। तो जब ये 12 दिया है तो इधर का हिस्सा कितना होगा, 7 नहीं होना चाहिए, तभी ना 12 और 7 टोटल मिलाकर 19 सेंटीमीटर होगा, यानी 19 यूनिट होगा। तो ये जो बेस है वो आपका 7 होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सोचना था आपको, है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाइट ये वाला होगा यानी 6 होगा, तो यहाँ पे हो गया 6। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, है ना, तो ये हो गया 21। अगर हम लोग यूनिट डिजिट लगा दें यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो क्या होगा, 9 छक्के 54 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 त्रिक 21 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 4 1 5 यानी इकाई के अंक में 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से बन गया हमारा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये भी एक अच्छा सवाल है। एक चतुर्भुज में इसके एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण पर अन्य 2 शीर्षों से खींचे गए लंबों की माप जो है वो 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अलग अलग है, हालांकि ये चित्र ऐसे नहीं बनेगा, बट रफली हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है, ठीक ना। तो ये एक चतुर्भुज है हमारे पास, इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, एक विकर्ण हमने खींच लिया है, बी से डी तक एक विकर्ण हो गया। विकर्ण की जो लंबाई दी गई है वो कितनी है, यहाँ पर 23 सेंटीमीटर है, मतलब बी से लेकर डी तक टोटल आपका कितना है, 23 सेंटीमीटर है।
ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इस विकर्ण पर दोनों शीर्षों से लंब डाला गया है। सी पॉइंट से अगर लंब डाला जाए, लंब का मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, ये लंब जो है, एक लंब आपका 17 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम लोग 17 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। और दूसरे शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से इसी विकर्ण पर अगर लंब डाला गया है तो इसकी लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल हालांकि ये नहीं बनेगा, कोई और ही चतुर्भुज बनेगा, बट हमने रफली यहाँ पे ऐसे बना लिया है ना। इससे भी आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, अब अगर सिंपली देखा जाए तो आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं अलग अलग। इस डायगोनल के इस पार, डायगोनल का मतलब ये विकर्ण, इस विकर्ण के इस पार एक ट्रायंगल बन रहा है और इस पार एक ट्रायंगल बन रहा है। दोनों पार के ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो हमको टोटल चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना निकल कर आ जाएगा बताइए। इधर वाले ट्रायंगल का मतलब बी डी सी, ये जो टोटल ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना होगा बी से लेकर डी तक, और बी से लेकर डी तक क्या है कितना 23 है, इंटू हाइट। तो हाइट तो परपेंडिकुलर हाइट होता है, मतलब इस बेस से परपेंडिकुलर हाइट देखें तो क्या होगा, ये 17 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये वाला, यही वाला तो होगा आपका हाइट, है ना, यानी कि 17 हो गया ये, प्लस ये तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकला है। अब इधर वाले ट्रायंगल का भी ले लीजिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो यही काम करेगा, ये डायगोनल ही बेस का काम करेगा, यानी कि 23, और इंटू हाइट। अब की बार हाइट क्या है, ये वाला हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट कैसे करना है देखिए, ऐसे मत करिए, यहाँ 1/2 इंटू 23, यहाँ 1/2 इंटू 23, ये दोनों कॉमन है, निकाल लीजिए। तो 1/2 इंटू 23 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ 17 और यहाँ 7, तो 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24, है ना, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब काट लीजिए, अब तो आसान हो गया ना, 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 12, तो 12 और 23 का मल्टीप्लाई, 12 और 23 का मल्टीप्लाई, 12 3 36 का 6 हासिल 3 हो गया, 12 दूना 24 और 3 27, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और अच्छे समझा रहे हैं तो समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। छोटा सा सवाल है बट आपको चकमा दे सकता है ये। एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो वर्ग का परिमाप, अगर यूनिट में देखा जाए तो परिमाप का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, लेकिन संख्यात्मक मान उनके बराबर हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से है। अब समझिएगा इस चीज़ को, देखिए वर्ग का परिमाप अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर वर्ग का एक साइड ए है, भुजा ए है, यानी स्क्वायर का भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइड ए ए होगा तो 4a हो जाएगा, परिमाप 4a हो गया पेरीमीटर। और क्षेत्रफल कितना होता है ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ये दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं, है ना, न्यूमेरिकली बराबर हैं। तो अब ये बताइए कि वर्ग की ऐसी कौन सी भुजा ले लें, यानी ए का हम ऐसा कौन सा वैल्यू ले लें कि ये दोनों वैल्यू बराबर हों। ठीक है, कौन सा वैल्यू ले लेंगे बताइए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और नोटिस करिए कि हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कैसे, 4a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा 0 हो गया, a हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। तो एक बार a आपका 0 होगा और एक बार a माइनस 4 को 0 करिए तो a माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा, अब एक ऐसा कोई वर्ग नहीं बना सकते जिसकी लंबाई चौड़ाई या फिर जो भी है वो 0 हो, तो ऐसा तो वर्ग बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे a का लंबाई कितना हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 4 इकाई हो जाएगी, 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे तो आप यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और इधर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 16 बराबर हो गया ना। बाकी कोई और वैल्यू रखेंगे तो नहीं आएगा इक्वल, ठीक है, बाकी कोई और वैल्यू रखेंगे तो नहीं आएगा इक्वल। क्लियर है ना सभी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला सवाल देखिए, है सिंपल सा सवाल, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या बोला, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे 169 और 196 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। परिमाप का अनुपात पूछा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए दोस्तों कि यहाँ पर
परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप तब निकलेगा जब आपको भुजा की लंबाई पता होगी, है ना। तो भुजा की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि इसके भुजा, पहले दो वर्ग हैं यहाँ पर, एक वर्ग ए है और एक वर्ग बी है। इसके जो भुजा की लंबाई है वो ए है और इसके भुजा की लंबाई स्मॉल बी है। अब क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी, है ना, सॉरी ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो अनुपात दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? 169 और 196 के बराबर। हमने वर्ग का अनुपात ले लिया, है ना। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब a डिवाइड बाई बी की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13, और 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, मतलब 196 का वर्गमूल 14 हो जाता है। तो a और b का रेशियो कितना आ गया यहाँ पे? 13 और 14 आ गया, है ना। परिमाप का अनुपात पूछा है तो परिमाप क्या होता है? 4a और 4b हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड a है और इसका साइड b है, तो इसका परिमाप 4a और इसका परिमाप 4b होगा, है ना। 4a और 4b, तो 4 और 4 से इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर ना दीजिए, तो इधर भी 4 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये परिमाप है, ये भी परिमाप है, तो 4 4 तो कट गया, मतलब 13 और 14 ही ना आएगा। 13 रेशियो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी क्लियर हो गया होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलें। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है। परिगत का मतलब उसके चारों ओर है। तो एक यहाँ पर वर्ग है, इस वर्ग के चारों कोनों को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है। अच्छा, त्रिज्या कितना दे रखा है? रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है ना। तो बड़े गौर से समझिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा है, देखिए, अगर हम इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से अगर मिला दें तो ये क्या होगा? ये इस वर्ग के लिए विकर्ण बनेगा और इस वृत्त के लिए डायगोनल बन जाएगा, यानी विकर्ण क्या कहते हैं, व्यास बन जाएगा, है ना। और बीच में यहाँ पर आपका सेंटर होगा। तो रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर, इस सेंटर से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, और इस सेंटर से यहाँ तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है ना। तो टोटल अगर विकर्ण की लंबाई देखा जाए तो 8 यानी कि टोटल विकर्ण की लंबाई 16 हो गई। आपको क्या बोला है? वर्ग की भुजा निकालनी है। ठीक है, देखिए, अगर ये a है तो चूंकि ये वर्ग है तो सब जगह a होगा साइड, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पे ये तो 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कि व्यास बनेगा, है ना। तो व्यास यानी कि 8 और 8 16, तो 16 का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? 16 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यानी a का स्क्वायर प्लस ये वाला a का स्क्वायर, है ना, ये a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2a स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, और 2a स्क्वायर की वैल्यू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, और इसको रूट लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले को 16 इंटू 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब रूट लगाइए तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ये पूरा का पूरा 16, 4 और 2, है ना। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, और इस 2 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 8√2, 8√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। एकदम सिंपल सा सवाल, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल। यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई है, साइड कितना है? 1 यूनिट है। क्या बोला गया? तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है क्या? देख लेते हैं। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है? स्क्वायर कह रही है a स्क्वायर हो जाता है ना, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना आएगा। तो क्या भुजा और क्षेत्रफल बराबर आया है? क्या उसका जो क्षेत्रफल है भुजा के बराबर होगा? बिल्कुल, हमेशा होगा। अगर वर्ग की भुजा 1 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल भी 1 यूनिट ही होगा, यानी भुजा के बराबर ही आएगा न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन यूनिट अलग अलग होंगे, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो ये आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर में अगर ये है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट अलग अलग होगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी सेम होगी, हमेशा बराबर होगी। तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना? आगे बढ़िए।
आइए अब इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को तो बाई ऑप्शन ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए सवाल को। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो बोला गया है दोनों वर्गों की भुजाओं का मान निकालिए। ये जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ये दोनों वर्गों की भुजाओं का मान दिया है, जबकि बोला है कि भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसमें देखें भुजाओं का अंतर तो 4 - 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर आएगा, जबकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर बोला है, अंतर 4 होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 - 8 4 आएगा, ये हो सकता है। 6 - 2 ये भी हो सकता है क्योंकि 4 आएगा इसमें भी। 4 - 4 ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो बी और सी में अब हमको चेक करना है, ठीक है। आपको एरिया का जो अंतर दिया है वो 32 आना चाहिए, है ना। एरिया का अंतर 32 आना चाहिए। अब ये बताइए, पहले हम इसको चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? ये भुजा है ना, तो भुजा का स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, और इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस 32 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 होता है, कभी भी अंतर 32 का नहीं आएगा, है ना। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कभी कभी सवाल ऑप्शन से भी बन जाते हैं और आराम से बन जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर दिया है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर हो। बढ़िया सवाल। पहले तो सवाल समझिए, है ना। सवाल में कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल दिया है इसके बराबर दिया है। उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर हो, ठीक है। जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण, तो पहले मैदान का विकर्ण निकालिए, तब उस वर्ग का भुजा मिलेगा आपको, है ना। फिर उसका परिमाप निकालेंगे हम लोग। तो पहले मैदान का विकर्ण निकालिए, और विकर्ण निकालने के लिए हमको पहले भुजा चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान के भुजा अगर ए मान लें, साइड ए मान लें, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, और ये दिया है आपको 10,000 के बराबर, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10,000, और √10,000 हो जाएगा आपका 100। तो 100 मीटर यहाँ पर भुजा है, वर्गाकार मैदान की भुजा है, ठीक है। अब इसका विकर्ण निकालिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो विकर्ण होता है वर्ग में, वर्ग का जो विकर्ण होता है डी डायगोनल, वो होता है √2 × a। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल भी सकते हैं। अच्छा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा √2 × a। a का मतलब भुजा, तो भुजा कितनी है 100 × √2, तो ये हो जाएगा। तो विकर्ण, अब विकर्ण आ गया, मैदान का विकर्ण आ गया है, और ये मैदान का विकर्ण ही उस वर्ग का क्या बनेगा, भुजा बनेगा, है ना। बोला है ना कि उस वर्ग का परिमाप निकालिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर हो। तो मैदान का विकर्ण ये रहा और ये उसका भुजा बनेगा, तो उसकी भुजा को हम लोग लिख लेते हैं, विकर्ण ही उसका भुजा बनेगा, तो उसकी भुजा हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर की लंबाई, क्योंकि भुजा तो हमको मिल गई है उस वर्ग का, है ना। भुजा मिल गई है तो 4 × b, है ना, 4 गुणे भुजा, ये हो जाएगा परिमाप। बस निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4 × भुजा। भुजा कितनी है यहाँ पर 100 √2 के बराबर है। जोड़ेंगे हम लोग, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 √2, 400 √2 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और कोई नहीं होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिएगा, है तो सिंपल सा सवाल, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल बोल रखा है आपको कि 81x², है ना, 81x² प्लस 72x और प्लस 16 के बराबर है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको किसी तरीके से तोड़ पाएँ तो भुजा हमको निकालना है। अच्छा, भुजा अगर a होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, a² होगा, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, a² हो जाएगा। मतलब हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, और ये स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये 81x² क्या है, आपका 9x का होल स्क्वायर है कि नहीं, प्लस इधर देखिए 16 क्या है, 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 2 × 9x × इधर का 4 ले लेते हैं, ये 4, तो क्या ये टोटल मिलाकर 72x आएगा। देख लीजिए,
9 दूना 18, 18 चौक 72x आ गया कि नहीं आ गया। तो अब ये कुछ ऐसे बन गया, ये a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये यहाँ पर b का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अब तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मतलब 9x और प्लस b का मतलब यहाँ पे 4x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्षेत्रफल आया था। अब क्षेत्रफल क्या क्या होता है वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, मतलब ये जो 9x प्लस 4 है ये आपका भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो ये भुजा है, मतलब साइड हमारा कितना आ गया, यहाँ पे साइड आ गया 9x प्लस 4 के बराबर। अब आप देखेंगे तो 9x प्लस 4 कहीं नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि यही तो आया है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे सोचिए, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें हम, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 9x डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि 2 कॉमन लिए हैं तो डिवाइड में 2 रखना पड़ेगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से। एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, कि भी एक अच्छा सवाल है, मजबूत सवाल है। क्या बोला, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर का टोटल, इधर भी 6 सेंटीमीटर का, इधर भी 6 सेंटीमीटर का और इधर भी 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। बताइए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिएगा, इसके साइड का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, इस वाले साइड का मिडिल पॉइंट यहाँ, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ, इसकी मिडिल पॉइंट यहाँ, चारों को मिला दिए तो एक और वर्ग बन गया। अब जब ये वर्ग बन गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर इसका साइड ए है तो ये भी ए होगा, है ना। अब सिंपली आपको ये समझना है कि भाई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 है, तो हम इसका डायगोनल अगर देखें विकर्ण, तो विकर्ण भी आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये जो पूरा है देखिए कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से ये टोटल 6 है तो ये भी आपका 6 होगा। अब बताइए क्या होता है, डायगोनल, वर्ग का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू ए होता है ना। तो √2 इंटू ए, ये डायगोनल है क्योंकि इसकी भुजा ए है, तो डायगोनल √2 इंटू ए होता है, और यही डायगोनल किसके बराबर है, 6 के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, तो ये आ जाएगी 6 डिवाइड बाई √2। अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसका चाहिए क्षेत्रफल, हमने भुजा तो निकाल लिया इसका, तो भुजा का स्क्वायर करने पर हमको क्षेत्रफल मिलता है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। देख लीजिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 36/2 यानी 18। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है यानी वर्ग बन रहा है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें हमने 16-17 प्रश्न किए हैं जो कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे हर एक प्रश्न को। मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो। मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ क्वेश्चन नंबर 41 से। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। जय हिंद।